नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज कानपुर में महापौर परिषद की 112वीं बैठक हो रही है। भव्य तैयारियां की गई हैं। महापौर भी बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। लेकिन इन महापौरों में से कुछ से हमारे संवाददाता सारिका ने बातचीत की। जिन लोगों से बातचीत की गई उसमें है लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया, गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा जो परिषद की महामंत्री भी हैं, और मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल। मैंने तीनों की बातें सुनी, बहुत बातें की गई, बड़ा अच्छा सम्मेलन है सब कुछ, लेकिन उन सबसे एक दर्द झलका। क्या कहा? केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, और ये भी एक स्थानीय सरकार है जिसका मैं महापौर हूं, लेकिन अधिकार नहीं है, काम नहीं है। और ये सब कहते कहते फट से निकल गया मुंह से 74वां संशोधन लागू किया जाए, और ये भी दावा किया गया कि ये जो बैठक हो रही है इसमें भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा। बल्कि उनका तो ये भी कहना है इसके पहले भी हम मांग कर चुके हैं, लेकिन बस मुखरता नहीं थी, वो ओज नहीं था, विरोध का वो कड़ा स्वर नहीं था, क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार प्रदेश में है और केंद्र में है। बहरहाल 74वां संशोधन कितना वरदान और उससे विकास की क्या गति, और जो स्थानीय सरकार का जो औचित्य है वो भी सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब क्या होगा? काउंसिल में प्रस्ताव पास होगा, राज्य सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास होगा। क्या होगा ये तो सबको पता है, लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कानपुर नागरिक मंच से छोटे भाई नरोना, जो निरंतर नागरिकों के हित के लिए और 74वां संशोधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मदन भाटिया, पूर्व पार्षद हैं, और एक ऐसे पार्षद हैं जो सक्रिय पार्षद हैं, जो सब कुछ जानते हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी, जो लगातार इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मुझे पता लगा कि आज भी उन्होंने इस पर एक लेख लिख मारा है। मैं अपने इन तीनों मेहमानों का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ कि मदन भाटिया आप बताइए, ये 74वां संशोधन किस उद्देश्य से, किस कॉन्सेप्ट के साथ लाया गया, और क्या बात थी कि अब तक वो मूर्त रूप नहीं ले पाया? मैं सीधा सीधा सवाल, और अगर 74वां संशोधन लागू हो जाता तो फिर क्या होता, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, बाकी तो हम चर्चा करेंगे ही। देखिए वर्मा जी, 74वें संशोधन से पहले आवश्यकता है हमको बताने की कि 73वां संशोधन जो पंचायती राज था, पंचायत राज, इसके एक साल पहले वो लागू हुआ जी। उसी के साथ उसी दिन 74वां संशोधन भी लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ प्रस्तुत किया गया और उसको भी पास किया। 73वें संशोधन को भारत सरकार ने कंपलसरी लागू कर दिया, और 74वें संशोधन को कह दिया गया कि ये राज्य सरकारों की स्थिति पर और मंशा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ की स्थिति, परिस्थिति और व्यवस्थाओं को देखते हुए उसको लागू करें। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि साउथ के जिन राज्यों ने इस 74वें संशोधन को लागू कर दिया, तो भारत सरकार की तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार से जाती थी, धनराशि जाती थी, उसका सीधा लाभ उनको मिला। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से, जब से लागू हुआ है, मुझे याद आता है कि 25-26 जून 1989 को कानपुर के पूर्व महापौर श्री प्रकाश जायसवाल जी के साथ पहला व्यक्ति मैं था, मदन भाटिया, जो तालकटोरा स्टेडियम में पूरे भारत के नगर पालिका सम्मेलन स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा बुलाया गया था,
और नगर विकास मंत्री थी मोहसिना किदवई जी। उस पे 3 दिन की चर्चा हुई थी, जिसपे पंचायती राज पर और नगर पालिका सम्मेलन हुआ था, जिसपे महापालिकाओं और नगर निगमों और क्वार टाउन्स के जो नगर निगम हैं, स्थानीय निकाय हैं, उन पर चर्चा हुई। उस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमसे भरवाया गया था, उसी के आधार पर, बहुमत के आधार पर लोकसभा में 89 में पेश किया गया, जिसको 91 में लागू किया गया जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। आज 31 वर्ष पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस तब सत्ता में नहीं आई पलटकर। सपा, बसपा, भाजपा, ये 3 वो राजनीतिक दल हैं जिन पर पूरा आरोप जाता है कि उन्होंने इस स्थानीय निकाय को मजबूत नहीं किया, जिसके कारण आज हमको अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नगर निगम की देनी होती है तो हम राज्य सरकार की ओर देखते हैं। हमको कोई योजना लागू करनी होती है, हमको राज्य सरकार की ओर देखना पड़ता है। हमको हाउस टैक्स में बढ़ोतरी करनी है तो हमें राज्य सरकार के जो है राजाज्ञा की करनी होती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जो हमारा संविधान बोलता है उसको बार बार तोड़ा और मरोड़ा नौकरशाहों ने। उन्होंने राज्याज्ञाओं से हमारे संविधान को तोड़ा मरोड़ा और खत्म किया। ठीक, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं छोटे भाई नरोन्ना आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप भी इसके लिए संघर्ष करते रहे। मुझे पता है कि आप कई बार जो जिम्मेदार लोग थे उनके पास गए, ज्ञापन दिया, आपने तर्कसंगत बात भी की, लेकिन क्या रिस्पांस क्या रहा? लोग क्या कहते क्या थे? हम लोग तो राज्यपाल जी से भी, जो राम नायक साहब था, राजभवन लखनऊ में हम लोग सब साथ में गए थे जी। गिरिराज किशोर जी पद्मश्री, उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे। राज्यपाल ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया, हाँ हम सरकार से कहेंगे उसको पारित करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास, मैं संविधान लेके आया हूँ जी जी। तो इसमें जो प्रावधान है 243P से 243ZG, कई प्रावधान है इस 74वां संशोधन के लिए। और उसके अलावा 12वीं सूची, कॉन्स्टिट्यूशन की 12वीं सूची है, 12th शेड्यूल। इसमें बाकायदा 18 ऐसे जिम्मेवारियां, अधिकार दिए गए हैं, जो मैं एक एक करके आपको सुना भी सकता हूं जी। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं जी कि जो इसकी भाषा है, इस भाषा में कुछ दुविधा है। इस भाषा में 2 अंग्रेजी शब्द ऑल्टरनेटिव प्रयोग किए गए, एक है मे और एक है शैल। मे मतलब चाहे तो करो, शैल है करना पड़ेगा जी। लेकिन मजे की बात है, यदि हम लोग संविधान को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 73वां संशोधन जो पंचायती राज के लिए, उसमें भी इसी तरह की भाषा प्रयोग की गई, कहीं मे कहीं शैल, और वही 74वां में। तो इसका मतलब मंशा के ऊपर है, आपकी नियत क्या है। यदि आपकी नियत है तो इस भाषा के उसमें आप नहीं जाएंगे और आप इसको बहाना नहीं बनाएंगे कि मे डू करें ना करें। यदि इच्छा शक्ति है अवश्य आप कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति की कमी है, यदि नियत साफ नहीं है तो नियम और संविधान किस काम का? किस काम का? बहुत सही आपने बात। महेश जी, आपने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है। आपको क्या लगता है कि क्यों कतरा रही हैं राज्य सरकारें कि इसको लागू करने में? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो पावर की भूख होती है वो सभी को होती है, खासकर जो पॉलिटिक्स में उनको तो ज़्यादा ही होती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं सभी को होती है। और अगर ये लागू करते हैं तो इसके लिए जो विधिक जो एक वो होता है, फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकताएं होती, पूरी करनी होगी, राज्यों को करनी पड़ती, क्योंकि हमारे संविधान का एक संघात्मक ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी कानून अगर केंद्र पास करता है तो उसको लागू करने के लिए राज्यों को भी अपनी अपनी विधानसभाओं में या विधान परिषद में जहाँ भी जो व्यवस्था है उसे पारित करना होता है। इसमें अगर ये लागू करते हैं तो अगर सीधा सीधा जो देखने में लगता है कि ऐसी स्थिति में जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी हनक कम हो जाएगी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी हनक कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्थानीय सरकार पूरी तरह से पावर में आ जाएगी। यानी आज पोजीशन ये, हम छोटा सा एक, अगर आप अनुमति दें तो एक एग्जांपल देना चाहते हैं। मान लीजिए नगर निगम ने एक सड़क बनाई, उसी में जल निगम वाले कूद पड़े कि साहब गंगा वाला हम एक नाला बनाएंगे एक्शन वाला,
तो वो जो सड़क थी वो कट गई, अब लड़ रहे हैं आपस में। तो ये जो बिजली वाले का हमको पाइप डालना है, तार डालना है, खंभा लगाना है, तो ये जो तालमेल का अभाव है जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, करोड़ों का होता है, हर शहर का होता है, सब जानते हैं, असुविधा होती है। तो नागरिकों को जो संपूर्ण सुविधा पाने का अधिकार है वो टैक्स देने के बाद भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर ये 74वां संशोधन ये लागू करते हैं संविधान का, तो उसमें जो नगर प्रमुख हैं या महापौर हैं, वो जो जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके अंडर में आ जाएंगे, यहाँ तक कि ट्रैफिक और बेसिक एजुकेशन भी, और फायर ब्रिगेड भी। तो वो जो एक समेकित यानी इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट होगा, तो सारी चीज़ें मेयर की निगरानी से जाएंगी, मेयर उन चीज़ों को देख सकेंगे। फिर किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि अगर नगर निगम ने सड़क बनाया तो तालमेल के अभाव की वजह से उन्होंने पाइपलाइन डाल दी तो समझो सस्पेंड हो गए, वो तो गए काम से। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय सरकार के जो अधिकार होते हैं सभी विभाग के जो जनता से जुड़े हुए हैं वो मेयर में निहित होंगे। मेयर उनका ये समझिए कि जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, देश में प्राइम मिनिस्टर हो, वैसे शहर में मेयर होता है, तो उसकी वो पावर हो जाएगी। अब ये कहाँ ये लोग पचा पाएंगे। और फिर दूसरी बात, टैक्स का भी एक शेयर जाता है, गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन इसको लागू करने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा पब्लिक का। आज समझिए कि दिनेश शर्मा जी 10 साल लखनऊ के मेयर रहे और मेयर काउंसिल की हर साल बैठकें होती हैं, हर साल 74वें संशोधन को क्रियान्वित करने को लेकर के रोया जाता है, प्रस्ताव पास होते हैं और खुद दिनेश शर्मा कहते हैं कि भाई नहीं, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और हम लोग ये करके रहेंगे। जब वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं तो वही मेयर को जवाब देते हैं, देखते हैं भाई नगर विकास मंत्री से बात कर लें, सीएम साहब से भी बात करेंगे, कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते करते 5 साल ये निकल गए, 10 साल वो निकल गए, 15 साल, मदन भाई कह रहे थे 30 साल, बल्कि ये 90 अप्रैल 93 या 92 में इम्प्लीमेंट हुआ था और ये 88 में सदन पटल पे लाया गया जब ये 74वां संशोधन, तो बोफोर्स का इशू चल रहा था। तो ऐसे में ये मामला प्रवर समिति को दे दिया गया था, वरना तभी हो जाता, क्योंकि राजीव गांधी इसके लिए बिल्कुल डिटरमिन्ड थे कि ये करना ही करना है। तो फिर राव साहब की सरकार के टाइम पर ये रखा गया और पास हुआ। तो कुल मिला के ये कि अपनी अपनी जो एक रसूख होता है, एक पावर की जो वो हनक होती है, वो कहीं प्रभावित ना हो, ये भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि काउंट करता है, अदरवाइज पास हो जाता है। अब ऐसे में भाजपा की 16 में से 14 मेयर भाजपा के हैं, सरकार यहाँ भी भाजपा की है, वहाँ भी भाजपा की है, बिल्कुल सही। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है? आप भी तो मांग करते रहे। ठीक बात है। तो इसे लागू करने में यही दिक्कत है कि एक जैसा कि छोटे भाई ने कहा कि जो पॉलिटिकल विल पावर होती है, जब तक वो नहीं होगी तब तक लागू। मतलब अगर मान लीजिए 74वां संशोधन लागू हो जाता तो पार्षदों को क्या लाभ होता, हमारी मेयर को क्या लाभ होता? मान लीजिए उनके अधिकार बढ़ जाते, आपके अधिकार बढ़ जाते, तो क्या आप किस तरीके से अपने एक्शन में आते और किस तरीके से कानपुर का भला करते? आप कल्पना कर लीजिए था थोड़ा सा कि 74वां संशोधन लागू नहीं है तो ये दशा है, और अगर 74वां संशोधन लागू हो जाता तो ये दशा होती। जरा ये कंपैरिजन कुछ बताइए कि क्या करें। हाँ बोले बोले। हाँ मैं जी, आप बोल रहे? मुझे से क्या ना? नहीं, मैं मदन भाटिया से बात। जी सर, अगर 74वां संशोधन लागू होता जी तो छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारी हाथ फैलाने की आदत कल भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। अगर ये लागू नहीं होगा तो हमको छोटे छोटे कामों के लिए राज्य सरकार की ओर निहारना पड़ता है। हमें अपने शहर में हाउस टैक्स किस मोहल्ले में कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, हमको राज्य सरकार से प्राप्त करना पड़ता है। हमको हर चीज का अप्रूवल राज्य सरकार से चाहिए। अगर 5% बढ़ भी रहा है तो राज्य सरकार बढ़ाएगी, जबकि ये 74वां संशोधन लागू होता तो हम लोगों का भला करने की स्थिति में होते। किस विभाग को कितनी छूट देनी है, किस विभाग पे कितना दंड लगाना है। आपको हम बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हमारे हाथ में होता। आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सिर्फ काम इतना है कि गंगा में सफाई और प्रदूषण के नाम पर जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, जितनी फैक्ट्रियां काम, उनमें सिर्फ वसूली का काम चल रहा है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। जल निगम हमारे अंडर में होता। JNNURM की 7,500 करोड़ की योजना पूरे कानपुर शहर में मिट्टी में मिल गई। पानी एक बूंद न मिली गंगा बैराज से लोगों को है। और जनता का हाउस वाटर टैक्स जो हम 700-800 रुपए देते थे वो 3,000 रुपए मिनिमम आ गया। हमारा टैक्स तो बढ़ गया लेकिन हमें सुविधा नहीं मिली, पानी हमें शुद्ध नहीं मिला जिसकी हमको दरकार थी, ये हमको सपने दिखाए गए थे। अब 33% आरक्षण तो लागू कर दिया। देखिए राज्य सरकार की चालाकी देखिए। 2 बार हाई कोर्ट में मूव हुआ कि 74वां संशोधन लागू किया जाए, तो राज्य सरकार ने कहा कि मैंने लागू कर दिया।
महिलाओं को 33% आरक्षण तो दे दिया। जल संस्थान का नाम बदलकर जल कल विभाग कानपुर नगर निगम कर दिया गया, लेकिन उसका जीएम अलग बैठता है। आज भी महापौर उसकी अध्यक्ष हैं, वो अलग बैठती हैं। अगर पार्षदों को कोई समस्या का समाधान कराना है, उसका सीईओ तो बना दिया गया नगर आयुक्त को, लेकिन नगर आयुक्त इस स्थिति में नहीं है कि जलकल विभाग के जीएम को कुछ कह सके और शहर की गंदा पानी सप्लाई कहां पर हो रहा है उसके लिए रोक लगा सके। तमाम वो चीजें जो हमको मिलनी चाहिए थी, महापौर के हाथ में पावर होती, पार्षदों के हाथ में पावर होती। इसके लिए दो लोग दोषी हैं। विधायक नहीं चाहते कि 74वां संशोधन लागू हो, कि हमारी पावर कम होगी। जो ये हमारे सामने हाथ फैलाते रहते हैं हमारे कोटे के लिए, वो फैलाएंगे। और ब्यूरोक्रेट कभी नहीं चाहता, नौकरशाह कभी नहीं चाहता कि कानपुर की महापौर को या उत्तर प्रदेश के महापौरों को और पार्षदों को जो जमीनी स्तर पर जीत कर आते हैं, जिनको जमीनी हकीकत की जानकारी है, वो इस पे कुछ जनता को सीधे लाभ दे पाए। वो जानते हैं कि जनता अगर त्रस्त रहेगी तो याचक के रूप में राज्य सरकार के सामने खड़ी रहेगी। बहुत अच्छी बात कही। छोटे भाई, आप ये बताइए, अभी आपने कहा गिरिराज किशोर भी गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, आप तो खैर गए थे, और भी तो आप लोगों के क्या जहन में था, क्यों आप 74वां संशोधन लागू करना चाहते थे? और गिरिराज जी, कुछ ना कुछ तो सोच हुई होगी, क्या आपने सोचा था कि हम जाकर के इसको लागू कराएंगे और उससे ये भला हो जाएगा? वो कौन सी सोच थी? इससे आपने पहले भी पूछा इससे क्या लाभ है। हाँ, सबसे सुंदर उदाहरण या तुलना की जा सकती जो पंचायती राज हुआ है। पंचायती राज लागू होने से गांवों में पूरा रूपरेखा ही बदल गया, सूरत ही बदल गई। और यदि वहां की सूरत बदल सकती तो यहाँ की भी सूरत बदल सकती। प्रावधान तो सारे वही के वही हैं। और आपको मैं एक और मौके के बारे में बताऊं, ये 2014 का है जी, जब सर्किट हाउस में दुर्गा शंकर मिश्रा साहब आए थे जी। उस समय, अब तो वो हमारे मुख्य सचिव हैं, उस समय वो शहरी विकास सचिव थे केंद्र में। जी जी। तो हम लोगों को बुलाया कि स्मार्ट सिटी के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये उनकी भाषा थी, आउट ऑफ द बॉक्स आप हमको सुझाव दीजिए। हम लोग अगले दिन डीएम के यहाँ जाकर के तमाम सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर एक पर भी अमल नहीं हुआ। और जैसे एलिवेटेड ट्रैक है, तमाम चीजें हैं, बाइक टैक्सी, कई सुझाव हम लोगों ने दिए थे, उनमें से एक पर भी मेट्रो के भी सुझाव दिए थे। हाँ, मेट्रो उस समय हम लोग जो सलाहकार थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनसे भी हम लोग मिले। हम लोगों ने पूरे मेट्रो का डिजाइन बना करके उनके सामने रखा। और इत्तेफाक की बात है, खुशी की बात हम लोगों के लिए कि जो हम लोगों ने डिजाइन का प्रस्ताव रखा वो मंजूर हुआ। और आज भी हम लोग मेट्रो वालों से बात कर रहे हैं कुछ और लाइन बढ़ाने का, शुक्लागंज की तरफ, अहिरवा एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन उस समय जब दुर्गा शंकर बैठे थे, महापौर हमारे द्रोण साहब बैठे थे और तमाम लोग बैठे थे, मुरली मनोहर जी बैठे थे। और मैंने कहा सर, कानपुर जो महापौर है वो निपुंसक है। तो द्रोण साहब मेरे ऊपर मेरी तरफ देखने गए। मैं द्रोण साहब, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो पद है उसके लिए कह रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए आपके पास कुछ नहीं है। यू डोंट हैव एनी पावर टू मेक एनी डिसीजन। और अभी महेश भाई ने तालमेल की बात कही, एक छोटा उदाहरण और देता हूँ। अभी स्मार्ट सिटी का भी एक अलग बनाया गया। एक दिन आपने फुटपाथ बनाया और एक महीने के अंदर मेट्रो के लिए उसी फुटपाथ को आपने खोद निकाला। अब जो हम लोग कहना चाहते हैं, 1974, ये भी 74, लेकिन 1974 में जब केडीए स्थापित हुआ जी, कानपुर विकास प्राधिकरण, उस समय से हम सरकार ने नगर निगम को बिल्कुल बना दिया, कमजोर कर दिया, क्योंकि सारे अधिकार और सारा डेवलपमेंट का जो क्षेत्र था वो केडीए में चला गया। हम लोग का अभी इस समय जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जैसे जल कल विभाग बनाया गया, उसी तरह हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो केडीए है वो भी नगर निगम का विभाग बने, और जो स्मार्ट सिटी है वो भी नगर निगम का विभाग बने, ताकि एक ही जगह केंद्रित हो और उसमें से अलग अलग विभाग अपने अलग अलग
लोगों को अपनी जिम्मेवारियां बांट दे और तालमेल के साथ काम करें। जो महेश भाई कह रहे थे करोड़ों रुपए फूक जाते हैं, हकीकत है। और किसके करोड़ फूक रहे हैं? आपके, हमारे आम जनता के पैसे फूक रहे हैं, ना कि किसी सरकार का, ना किसी नौकरशाह का, ना किसी नेता का। और जो आपने और ये कहा है कि आपको कौन घास डालेगा, आपको कोई घास नहीं डालेगा। यदि हमको सशक्त बना दिया गया तो कौन आपको घास डालेगा? आपको कोई पूछेगा नहीं। और इस डर के मारे वे हम लोगों को अपना ये अधिकार नहीं दे रहे। सीधी सी बात। ठीक बात। नहीं, हमारा एक खाली अगर आप बताएं। जी आपने बहुत अच्छा लिख रखा। मैंने कहा आपको इस 74वें संशोधन में कौन सी बात ऐसी लगी जिससे गिरिराज किशोर जी, आप सब लोग गवर्नर के पास पहुंच गए, जबकि आप कोई राजनीतिक नहीं है, कोई आपने कोई किसी पार्टी का कोई वो नहीं लिया। आखिर कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि एक स्थानीय सरकार बन जाएगी बढ़िया, या फिर काम होगा, हमारे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। मैं ये आपसे बात कर इसका सीधा जवाब ये है कि हम लोग नागरिक हैं। नागरिक है, ठीक है। हम लोग नागरिक हैं। हम कौन कानपुर वासी है। मेरा परिवार तो 165 साल से कानपुर है। तो लगाव रहेगा नहीं रहेगा? यदि दर्द है तो दर्द तो होगा। यदि मेरे पड़ोसी का दर्द है, उस पड़ोसी का दर्द भी मेरे ही दर्द है। बिल्कुल। मैं अपने, मुझको इसमें कौन सी लालच है? इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हम लोगों का नहीं है। हम जनहित के लिए गिरिराज जी को क्या फायदा मिलना था? वही नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये लगता है वो हमारे लिए लीडर थे, एक अम्ब्रेला थे, उसके छत्र छाया में हम लोग जाते थे। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। हमारा ये कहना है कि स्थानीय सरकार तक हमारी पहुंच बड़ी आसान थी, सरल थी। हम अपने पार्षद को पकड़कर काम करा सकने की स्थिति में रहते हैं और उसको अधिकार है। हम महापौर के पास जाने की स्थिति में रहते हैं क्योंकि कानपुर शहर की चुनी हुई वो महापौर हैं, डायरेक्ट चुनाव है। और 74वें संशोधन से जो राजीव गांधी का सपना था, तत्कालीन सरकार का सपना था, जो सरकार की मंशा थी, वो ये थी कि स्थानीय स्वायत्त शासन स्थानीय लोगों के हाथ से चले। और आपको एक चीज और बता दूं मैं वर्मा जी, इसमें एक और महानगर विकास योजना समिति भी बनती है, आपको जानकारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बनती है, जिसमें सारे विधायक भी जाते हैं, बिठूर नगर पंचायत भी है उसमें, घाटमपुर भी है, ताकि पूरे शहर की योजना बने। तो जैसे नाला बनना है, एक वार्ड से निकल रहा है, एक विधानसभा से निकल रहा है, दूसरे विधानसभा जाना, दूसरा विधायक उसमें बदमाशी ना करे। ऐसे ही कक्ष समितियां बनती थी रविंद्र पाटिल जी के समय पर, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं, मैंने दबाव डालकर कक्ष समितियों के चुनाव बनाए थे। 10-10 वार्डों का एक कक्ष बनता था। उन 10 वार्डों के पार्षद बैठकर अपना एक अध्यक्ष चुनते थे। ठीक बात। और उनकी जो योजना बनती थी 10 वार्डों की, सिमिलर योजना बनकर जाती थी। चलिए ठीक। मैं पता जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा करूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 74वें संशोधन की, और एक कल्पना की जा रही है अगर ये संशोधन लागू हो गया होता, हालांकि हमारे जो है मदन जी ने बहुत बताया कि ये हो जाता, ये हो जाता। महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से ये 74वां संशोधन की बात चल रही है, उसमें कुछ बिंदुओं पर पे तो चर्चा हुई कि वो जलकल हो गया, ये हो गया, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि कहीं उस दिशा में कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं? आपने ठीक कहा कि अधिकारों को लेकर के बातचीत चल रही है। मेरा एक सवाल ये भी है कि अधिकार तो उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के पास अपने हैं ही हैं। अगर कल को स्थानीय सरकार बन जाती है, क्या इफेक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार पर? ये भी जरा हमको समझा दीजिए आप। ये तो अभी हम लोग पहले इस पे चर्चा कर ही चुके हैं जी, कि जो विधायक, सांसद या ब्यूरोक्रेट्स, नहीं उनका क्या नुकसान हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। नुकसान कुछ, या मान लीजिए आज मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी है ही है, अगर मंत्री है तो है, तो एक अच्छा फिर एक बात है, अगर पंचायत राज लागू हो गया तो पंचायत राज में कौन सी उनकी हलक खत्म हो गई है? मैं ये जरा थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ये क्यों ऐसा अवधारणा बनी हुई? देखिए, ये चीज हम लोग एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि ये जो विधायक और सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोग हैं, ये इनमें अगर इतनी ही इच्छा शक्ति होती, ये इतने ही मुतमईन होते कि 74वें संशोधन को लागू करने के बाद हमारे शहरों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आज वो विधानसभा में इस बात को, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, मैं दोनों को कहूँगा
कि आज वो विधानसभा में इस बात को उठा करके इसे मुद्दा बना करके सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर देते थे कि इसको लागू करें। क्योंकि अब आप ज़्यादा दूर ना जाइए, केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी की योजना है, स्वच्छता अभियान है, या इस तरह की जो योजनाएं हैं, अगर ये इस 74वें संशोधन का क्रियान्वयन हो गया होता, राज्य में लागू हो गया होता, तो कितने इंटीग्रेटेड अप्रोच से वो चीज़ों को डेवलप करते कि कहीं कोई दिक्कत ना आती। जो जैसा कि छोटे भाई कह रहे थे कि जो सूरत हाल है कानपुर की, वो काफ़ी कुछ बदल जाती है और बेहतर हो जाती है। और जो फालतू के खर्चे होते हैं क्योंकि सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है, वो तमाम खर्चे से रुक जाते हैं और उसका इम्पैक्ट पब्लिक के टैक्सेशन पर भी पड़ता। बार बार टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती उनको। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो नटशेल में कहूँगा कि अगर इसे लागू करवाना है, उत्तर प्रदेश में इसे इम्प्लीमेंट कराना है और शहरों की हालत अच्छी करानी है, और शहरों की जो भी योजनाएं हैं केंद्र से आती हैं या राज्य सरकार से भी आती होंगी, तो ऐसे में अगर इसको लागू कर दें और सारे विधायक एक मत होकर के इस पे प्रेशर माउंट करें सरकार पे और इसको लागू कर दें, तो निश्चित तौर पर स्थानीय सरकार जो बनेगी, तो जो काम होंगे उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, पार्षदों का पार्टिसिपेशन होगा, तो एक बेहतरीन सूरत कानपुर की आ जाएगी। आज जो हम गंदगी में सबसे अव्वल हैं, प्रदूषण में सबसे अव्वल हैं, तो ये जो शिकायतें हैं ये तमाम अपने आप दब जाएंगी। मैंने महज एक बात बताइए, आपने कहा विधायकों पर आपने ठीकरा फोड़ दिया और आपने कहा विधायक चाहे तो एक साथ है। हम उसको उलट के बोल रहे हैं, विधायक क्या चाहेगा? अरे जिसकी पार्टी की सरकार है वो अपना एक कानून ले आए, विधेयक ले आए, अपने आप पास हो जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? बिल्कुल। तो मैं तो सीधे सीधे विधायकों पर ठीकरा फोड़ने के अलावा मैं ये मानूंगा कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है, जहाँ अपने आप बीजेपी की सरकार जहाँ पर है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ दूसरों की सरकार है, तो अगर उन पार्टियों की सोचो तो मैं क्या ये मानूं कि जो राजनीतिक दल हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का 74वां संशोधन लागू हो? आज देखिए कम से कम 31-32 साल के आसपास हो गए हैं जी, और हर साल जो ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की मीटिंग कानपुर में आज से शुरू हुई है, वो जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में, स्थानों में होती रहती है। और ये 74वें संशोधन पर बाकायदे मंथन होता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। तो ये रिजल्ट जीरो क्यों है? ये रिजल्ट जीरो इसीलिए है कि जो एक पॉलिटिकल विल पावर, जो इच्छा शक्ति होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कहीं कोई जुम्बिश नहीं होती है। ये खत्म हो जाएगा, ये जो 3 दिन का है, 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर सब इसी चलेगा। चलिए मदन जी जरा मुझे आप समझाइए, आप तो बड़े राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहते हैं, क्यों ये बीजेपी नहीं चाहती? जैसा अभी देखिए दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में सबको एक करने की कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं उसमें भी लगेगा समय। अरविंद केजरीवाल एक अलग से बैठक बुलाने जा रहे हैं। अपने कानपुर में भी ये प्रयास हो रहे हैं कि 110 की जगह पर 125 हो जाए। क्या हम ये मान के चले कि ठीक है 74वां संशोधन नहीं लागू होगा, लेकिन उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है, या फिर सरकार की क्या मतलब, मैं ये समझा कि राजनीतिक दलों की वो नियत नहीं है कि वो चाहते हैं कि स्थानीय सरकारें बन जाए? जी, सबसे पहले हम बता दें आपको कि अशिक्षा वो शिक्षा नहीं जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरा विधायक भी अशिक्षित है, मेरा पार्षद भी अशिक्षित है, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। राजीव गांधी जो लाए थे, तत्कालीन सरकार जो लाई थी, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण लाई थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। आप अपने अधिकारों को नीचे तक दें, इसीलिए ये संविधान का 74वां संशोधन हुआ कि जो केंद्र सरकार के पास अधिकार है वो प्रदेश सरकारों के लिए संघीय ढांचा है उस पर चोट न करे। वही स्थानीय सरकारों के लिए प्रदेश सरकारों से कहा गया था कि आप संघीय ढांचे को मजबूत करें, आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, जो सत्ता महापौर के पास होनी चाहिए। आपने नाम तो बदल दिया, पहले नगर प्रमुख था, अब उसको महापौर कर दिया आपने सभासद था उसको पार्षद कर दिया। आपने बेवकूफ तो सबको बनाया और खूब बनाया, बार बार बनाया। और जनता को भी इस चीज में शिक्षित होना चाहिए कि उसका भला किसमें है। आज आप देख लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो कहती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे हम, और जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले 20
वर्षों से पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली सरकार को नहीं मिला। जो चुनाव होने थे नगर निगम के, उनको लग रहा है कि सत्ता मेरे हाथ से सरक जाएगी, उसको कैसे चुनाव को लेट कर सकें, उन्होंने इस बना दिया कि साहब 3 नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाए थे अपने पिछले कार्यकाल में। जब इसको डिसेंट्रलाइज किया था तो 3 नगर निगम बनाए थे, अब तीनों को फिर एक करने जा रही है। अब यहां भी यही नाटक है कि उत्तर प्रदेश को चुनाव को कैसे विलंबित किया जाए, कैसे महापौरों को फंसा दिया जाए परिसीमन में, कैसे अधिकारियों को फंसा दिया जाए दूसरी चीज में। ये सांसद विधायक सब चाहते हैं। मेरा तो ये कहना है कि सांसद और विधायक को जो विकास निधि मिलती है वो नगर निगम में मर्ज हो जानी चाहिए। जो भी महापौर को इसको सांसद को और विधायक को अपना प्रस्ताव देना है, वो महापौर को अपना प्रस्ताव दे कि जो शहर में विकास की धारा चल रही है वो एक रूपता से आगे बढ़े। पता लगा कि पार्षद चाहता है मेरी ये सड़क बन जाए, विधायक कहता है ये नहीं बनेगी दूसरी बनेगी, सांसद कहता है ये नहीं तीसरी बनेगी, और अनडेवलप्ड पूरा शहर हमारा डी शेप्ड है। आज जो हालत है हमारे शहर की, हर शहर में एक बस्ती के साथ एक गंदी मलिन बस्ती तैयार हो गई और उसको अवैध बस्ती कहते हैं। जब मायावती की सरकार आती है तो नारा लगाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है, और बुलडोजर बाबा बुलडोजर किस पे चला रहे हैं, गरीबों पर चला रहे हैं। कोई एक चीज नहीं है जो महापौर से पूछकर, पार्षदों से पूछकर कि सड़क की चौड़ाई कितनी रह जानी चाहिए, सड़क पर कितना ट्रैफिक चलना चाहिए, ट्रैफिक सेल हमारा बना हुआ उसका क्या काम है, एक कमरा बना हुआ उसमें 2 इंजीनियर लगे हैं वो घूम रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण पर्यावरण अभियंता हमारे कानपुर नगर निगम में है, उससे पूछा जाता है कि पर्यावरण की कानपुर की क्या स्थिति है। मतलब सारी ये चीजें हमारे शहर को मिलेंगी जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। लेकिन अभी इस बात पर आप चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीतिक दल चाहते क्यों नहीं है। ये मैं साहब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अपने अधिकारों को नीचे नहीं देना चाहते, वो मुट्ठी में रखना चाहते हैं, दुनिया मुट्ठी में। चलिए छोटे भाई आप बताइए, आपसे क्या ये आपने एक वर्ड कहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये क्यों नहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति हो पा रही है। मैं उसका जवाब मैंने ऐसा कौन सा, जबकि यो आप देखिए तो ये कहा जाता है कि नहीं साहब सरकार हमारी है और सरकार बहुत है, तो जब सरकार सब आपकी चल रही तो काम चल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं बन पा रही है, उसका कारण क्या मानते हैं? इसके लिए मैं आपको 2 बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। हाँ बताइए। यदि नियत साफ नहीं है तो नियम क्या करें, वो तो अपनी जगह है। ठीक, 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यदि पुलिस वाले किसी को पकड़ता है और थाना ले जाता है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो उस व्यक्ति को बताएं उनके अधिकार क्या है। क्या कोई थानेदार किसी ऐसे व्यक्ति को बताएगा तेरा ये अधिकार है? या आप एक उद्योगपति को देखिए, क्या वो अपने वर्कर्स को, मजदूरों को कहेंगे कि लेबर लॉज में आपका ये अधिकार है? भाई जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो कभी नहीं गरीबों को या असहाय लोगों को, निस्सहाय लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताएगा। इसीलिए लोगों को स्वयं जागरूक होना है। हम विधायकों के भरोसे ना रहे। मैं एड्रेस करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो हमारे पार्षद है कानपुर का, कृपया 12वीं सूची को पढ़े और मैं इनसे कुछ जो पॉइंट्स हैं जो 12वीं सूची में आपको अधिकार दी गई है, कृपया जान तो लीजिए कि आपको पूरा टाउन प्लानिंग करने का अधिकार है, भवन निर्माण करने का अधिकार है, आर्थिक सामाजिक विकास करने का, सड़क व पुल बनाने का, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन, फायर, वन, पर्यावरण, विकलांगों की देखभाल, गरीबी उन्मूलन, वाटिका, क्रीड़ा स्थल, सांस्कृतिक व शैक्षिक कार्य, कब्रिस्तान, दाहगृह, वधशाला, टैनरी तक, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र में। अरे भाई, मेरे पार्षद भाई बहन, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं कि आपके अधिकार क्या है जिससे आपको वंचित किया जा रहा है? आप लड़िए, भूख हड़ताल करिए, सत्याग्रह करिए, गांधी जी का मार्ग अपनाइए, भीख मांगने से नहीं होगा। सत्याग्रह करिए, वहां सदन में बैठ जाइए, कहे संशोधन पारित करो। ठीक बात। महेश जी, ये अभी आपने छोटे भाई नरोज की बात सुनी और उसमें उन्होंने जो 12th शेड्यूल का भी वर्णन किया है, तो उसमें तो बिल्कुल सीधे सीधे ये लगता है, जो अब मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि अभी अब बताए कि जब सब कुछ पुल भी यही बनाएंगे नगर निगम वाले, जल भी देखेंगे, पर्यावरण भी देखेंगे, फायर ब्रिगेड भी देखेंगे, तो उनके लिए बचा क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या बचा?
तो मैं तो यही तो मानता लफड़ा हूँ, है। मैं तो ये मानता हूँ कि फिर वो लगेगा कि उनका जो ब्रिज कारपोरेशन क्या करेगा, उनका जो मल्टीपल है वो क्या PWD करेगा, क्या करेगा, उनका केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड क्या करेगा। तब तो लगता है कि उनको लगा कि बिल्कुल धड़ाम हो जाएगा और हम जो है ढाक के तीन पात रह जाएंगे। लगता है कि उन लोगों को बिल्कुल। ऐसा आपको लगता है, इसलिए जो है इस 14वां संशोधन नहीं लागू हो रहा। इन्होंने छोटे भाई ने एक बात बहुत माकूल बात कही जी कि टाउन प्लानिंग वाली बात कही कि वो जो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब जगह, सब एक जगह और एक व्यक्ति के अधीन अगर आते हैं तो उसका लाभ निश्चित तौर पर शहर को और पब्लिक को मिलेगा, क्योंकि उसमें आने वाली अड़चने वो दूर करने वाला एक ही व्यक्ति, स्थानीय सरकार है। वो जो पिलर टू पोस्ट दौड़भाग होती है वो बचेगी। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, सरकार की बात, की सरकार क्यों नहीं लागू कर रही, तो मुझे तो जो एक बात वही समझ में आती है, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि जो उनकी हनक है, हनक शब्द में कनपुरिया टर्म है, बिल्कुल सही वो बात। हनक प्रभावित हो रही है। हाँ। अदरवाइज मैंने इतने साल हो गए हैं, इतनी सरकारें चली गई हैं, हम कहते हैं चलो सत्ता पक्ष अगर नहीं भी चाहता है तो विपक्ष क्यों मुंह सिए हुए हैं, वो क्यों नहीं हाउस में बात कहता कि 14वां संशोधन लागू किया जाए, हल्ला बोल, चाहे हल्ला बोल। हाँ, तो इस पर हल्ला बोल क्यों नहीं करते हैं ये। अब तो विपक्ष के अच्छे खासे संख्या में विधायक भी हैं और सत्ता पक्ष मान लीजिए उसमें उतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष उसमें इच्छा शक्ति जागृत करे। जब उनकी सरकार थी ये विपक्ष में थे, ये भी शांत थे, अब इनकी सरकार है वो विपक्ष में, तो वो भी शांत हैं। तो देखिए, बगैर सीधी सीधी बात है कि बगैर सरकार के प्रयास के या वो इनिशिएटिव कोई स्टेट गवर्नमेंट लेगी तभी ये लेकिन बस महेश जी एक बात है कि जरा थोड़ा सा आप कहेंगे कि हम बार बार आपको टोक रहे हैं, ये राजनीतिक दल क्यों नहीं चाहते? बस ये सरकार तो मान लिया कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे सब, ये राजनीतिक दल क्या कोई ये है कि ये कांग्रेस का है तो हम बीजेपी वाले कर लेंगे, तो ये कांग्रेस वाले हल्ला मचा, हाँ देखिए मजा आ गया, ऐसी कोई परिस्थितियाँ? देखिए ये आपका एक यक्ष प्रश्न है हम लोगों के लिए। तो वो उसको आप भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं, और इस पर खुलकर डिबेट मुश्किल थोड़ा लगती है। मदन जी आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मदन जी आजकल एक धारणा और एक डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो एक सरकार और बन जाए तो ट्रिपल इंजन चलेगा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि जब ये ट्रिपल सरकार चलेगी तो और भी अच्छा बन जाएगा? तो इसके लिए 14वां संशोधन लागू करना जरूरी है। सर, एक ट्रिपल इंजन की सरकार जो आप चाह रहे हो, वो इनसे जाके टकराएगी, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। और मुझे बड़ा शर्म आती है कहते हुए, सबने कहा कि 16 में से 14 मेयर बीजेपी के हैं। कितने लाचार हैं मेयर, कितने बेबस हैं मेयर, कितने असहाय हैं मेयर कि अपनी सरकार में ही अपनी बात को कहने से डरते हैं, जो शर्मनाक स्थिति है। और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, बुलडोजर बाबा, ये तो चुनावी जुमले हैं, पहले भी आप सुन चुके हो। सिर्फ मैंने बार बार आपको कहा है, महेश जी ने भी दबे शब्दों में कहा, इन्होंने भी, छोटे भाई ने भी कहा, आपने भी कहा, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर हम ये इसका सार ये निकलेगा आज की चर्चा का कि हमारे जैसे लोगों को सड़कों पर निकलकर लोग ये कहें कि हमें 74वां संविधान संशोधन चाहिए, तब हम वोट डालेंगे, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। ऐसी स्थिति शहर में पैदा करनी चाहिए। इसके लिए व्यापार मंडल भी आ गए हैं, उनकी भी दिक्कतें उतनी ही हैं। मतलब आपका कहना है कि एक जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, विधायकों को घेरा जाना चाहिए अपने घरों में। बहुत अच्छी बात है। छोटे भाई निर्मला, आप बताइए, वैसे तो आपने बहुत सुझाव दिए भी, आपने कहा भी सदन में इंटरप्ट करूंगा जल्दी। अब देखिए, आप कानपुर में मेट्रो बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमसे जमीनें ली जा रही हैं, हमारी सड़कें खोदी जा रही हैं, नगर निगम इसमें शून्य है। JNNURM की पूरी योजना 7,500-8 हजार करोड़ की आई, नगर निगम शून्य रहा। नमामि गंगा की पूरी योजना कानपुर में आई, कहां सीवर खुद रही है, कहां जा रही है, गंगा जी में नाले कल भी गिर रहे थे, आज भी गिर रहे हैं, आगे भी गिरेंगे। ठीक बात। तो स्थानीय सरकार की जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक इस पर हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। नहीं, छोटे भाई जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि सदन में धरना दे दे, ये दे। वैसे कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए? 14वां संशोधन लागू हो, जन आंदोलन हो, या फिर जो हमारे महापौर हैं ये सब मिलकर के दबाव बनाएं, या सरकार पर दबाव बनाएं, क्या किया जाना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा रास्ता ठीक है? मुझको लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का रास्ता अपनाना
ठीक बात। उचित होगा जी। जब उन्होंने स्वराज की स्वराज। बात कही। जी जी वो आजादी की बात नहीं थी। स्वराज मतलब स्वयं, हम स्वयं राज करें। ठीक बात है, ठीक बात। हम प्रजा नहीं है, हम स्वयं राजा हैं। ठीक बात। तो जो मुझको बचपन की याद आती, उस संयुक्त विधायक दल चौधरी चरण सिंह के। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे। जी, उस जी। समय एक विभाग था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, लोकल सेल्फ, हाँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? स्थानीय स्वयं राज करना। हाँ, हाँ। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल। हाँ। लेकिन इस लोकल में लोको मतलब इंजन, लोकोमोटिव। हाँ, हाँ। जो आप सिंगल और डबल इंजन और ट्रिपल इंजन कह रहे हैं, मद्दी भाई हमसे खुद बोले थे। हाँ। पहले कहते थे कि हमारा केंद्र में सरकार नहीं है, हाँ। फिर बोला कि प्रदेश में सरकार नहीं, फिर बोला नगर निगम में सरकार नहीं है, अब वो ये कहने जा रहे हैं अभी तक यूनाइटेड नेशंस में हमारा सरकार नहीं है। ठीक तो बात। देखिए बहाना बनाने का बहुत तरीके, लेकिन प्रयासरत होना चाहिए। बिल्कुल मैं सही। एक पीपल का बीज को देखिए। जी। पीपल का बीज सबसे छोटा है, लेकिन वो पूरे चट्टान को फाड़ देता है। बिल्कुल, बहुत सही बात। उसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता, हाँ। हम लोग राजनीतिक दल और राजनेता पर निर्भर ना रहे। ठीक बात, बिल्कुल सही। अपने बलबूते एक पीपल के बीज के तरह आप और हम भी मिलकर बिना कोई पानी और फर्टिलाइजर का हम चट्टान को ठीक। फाड़ सकते अब भाई जी आपका आखिरी कमेंट। अच्छा, कमेंट। हाँ, आखिरी नहीं, इसी पर कि क्या करना चाहिए। आसमां पे भी सुराख हो सकता है। हाँ हाँ एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, दुष्यंत कुमार जी का ये शेर आज हाँ, भी मौजू है। ठीक है। और इसमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हाँ, ठीक बात। और अब शुरुआत जो है वो पब्लिक की तरफ से, और जो स्थानीय पार्षद गण हैं, पूर्व पार्षद हैं, इनकी तरफ से होना चाहिए, तब शायद सरकार पर दबाव पड़े, क्योंकि विधायकों से तो उम्मीद नहीं रही 32 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई नरोला जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने बात की। मदन भाटिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और महेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से 74वां संशोधन लागू हो, और इसके लिए एक जन आंदोलन, वो भी छोटे भाई नरोला ने ठीक कहा, गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके एक ऐसा दबाव वाला होना चाहिए ताकि ये लागू हो और हमारी स्थानीय सरकार बने, हमको अधिकार मिले और हम विकास की नई राह में आगे बढ़ सकें। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।